अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? अच्छा चलिए जी। सो सॉरी, पहले तो मुझे लगा कि मैंने क्लास अपडेट कर दिया है, बट इट टोटली स्टेप्ड आउट ऑफ माय माइंड। बहुत सारी चीज़ें थी। चलो। सो इन द लास्ट क्लास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस किया था, ठीक है। एंड हम पिछले दो लेक्चर्स में स्लाइटली स्लो हो गए हैं, तो आज कोशिश करेंगे इस स्पीड को थोड़ा सा, मतलब आज नहीं लेकिन आज से आने वाले लेक्चर्स में थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ा रहे होंगे अपने, ठीक है। चले। तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, पहले तो हम उसको रीकैप ले लेते हैं जल्दी से। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? दी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो अब तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, वैल्यू जी, स्मॉल जी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हम पढ़ते थे, दैट इज एक्चुअली द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, बट that is the gravitational field strength for earth only, and that is the gravitational field strength for the surface of the earth only, ठीक है। on the wider term, what is the gravitational field strength? Gravitational field strength in generally is defined as force per unit mass। अच्छा, मैं इसको इस तरह भी इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज force on a unit mass, force exerted by a source mass on a unit mass on that specific point। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सर्टेन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। वो क्या है, पहले इसका जनरल टर्म समझते हैं, उसके बाद जल्दी से उसके ऊपर रिकैप कराते हैं कि वो स्पेसिफिक चीजें क्या है जिसपे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है। लेकिन मैंने कहा था कि देयर इज अ ग्रेविटेशनल पुल, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं। अब हम उस ग्रेविटेशनल पुल को एक स्पेसिफिक प्लैनेट के एक स्पेसिफिक सोर्स, बड़े से मास के पुल को हम लोग टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट मास लेकर के आते हैं। नाउ दैट टेस्ट मास इज अ 1 kg मास। कोई अदर वैल्यू भी हो सकती है, हम स्टैंडर्ड बना दिया। अब उसको मैं फील्ड के किसी भी रीजन के ऊपर लेकर आ जाऊंगा तो इट वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सोर्स मास। डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर ये डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ये फोर्स की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस चेंज हो रही होगी हमारे पास, ठीक है। तो एट स्पेसिफिक वैल्यू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट मास पर यूनिट, मतलब द मास, द फोर्स पर यूनिट मास, ये आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। यहाँ पे हमने इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ यूनिट मास। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज अ म्यूचुअल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाली, जिसको हमने कहा था G m m/r²। अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ इससे, तो मैंने 1/m, ये वाला 1/m पहले लिख दिया था, और फिर ये फोर्स की वैल्यू लिखी थी। यहाँ से स्मॉल m और स्मॉल m टेस्ट मास की वैल्यू थी, कैंसिल आउट हो जाती है, एंड आई एम लेफ्ट विद G m m/r²। यहाँ पे G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इज द सोर्स मास, ठीक है। ये सोर्स का मास है, एंड R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोर्स मास टिल द सेंटर ऑफ द टेस्ट मास, टेस्ट पार्टिकल या एनी अदर ऑब्जेक्ट। जरूरी है कि टेस्ट मास हो। अगर मैं सैटेलाइट के ऊपर देख रहा हूँ कि अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट घूम रही है, तो जिस पॉइंट पे वो मौजूद है वहां पे वो कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस कर रही है, तो उस सैटेलाइट के सेंटर तक का मास। हद तक मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं मून के ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एग्जामिन कर रहा हूँ, तो यस, वो मून का सेंटर हो जाएगा। इसका यूनिट हमने कहा था दैट्स न्यूटन पर केजी, ठीक है, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द डिफाइनिंग फॉर्मूला F/m, हमने कहा था कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब भी कोई ऐसी चीज लिखी भी होती है तो वी डायरेक्टली अंडरस्टैंड दैट दिस माइट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वन। लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट वैलिड मैथमेटिकली। फॉर दिस टू हैपन, ये कांस्टेंट होना चाहिए, दिस इज नॉट कांस्टेंट। कॉन्सेप्चुअली फोर्स आपके पास चेंज हो रही है, एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ is a property of the source mass, so it is independent of the test mass। एक इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो ये कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर मैं किसी स्पेसिफिक टेस्ट, किसी सोर्स मास की बात करूंगा, तो वहां पे जो प्रोडक्ट Gm है, दिस वुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, मास नहीं चेंज कर रहा है। तो वी कंक्लूड अ रिलेशन दैट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर्ड लॉ विद द डिस्टेंस। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है कि आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एंड आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्क्वायर टाइम्स कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा किसी भी एक सोर्स मास के रेडियस के ऊपर, बस सरफेस के ऊपर, जहां पे डिस्टेंस हम रेडियस कंसीडर कर रहे हैं,
ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वाज गिवन एज जी। तो अगर मैं एट अ डिस्टेंस 2r चले जाऊं, अच्छा ये 2r डिस्टेंस सेंटर से मेजर किया जा रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो कंफ्यूज करती है बच्चों को, कि यहाँ से नहीं, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर हो रहा है। तो समझने के सरफेस से अ डिस्टेंस r एंड सेंटर से अ डिस्टेंस 2r, तो वहां पे इट बिकम्स g/4। 3r पे जाऊंगा g/9, g/16, g/25 एंड इस तरह आपके पास बनती चली जाएगी। इस चीज को हम लोगों ने ग्राफ पे प्लॉट किया था, और हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ देखा था विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो मैंने कहा था द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एनी प्लैनेट, ऑफ एनी मास, ऑफ एनी स्टार इज एट इट्स सरफेस, क्योंकि वहां पे सेंटर से डिस्टेंस लीस्ट होता है। एंड उसके बाद बियॉन्ड दैट पॉइंट इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, और वो आगे बाद इस तरह करके कुछ डिक्रीज शो कर रहा होता है, ठीक है जी। फिर हम लोगों ने स्पेसिफिकली अर्थ के लिए बात की थी। तो आज इनिशियली हम दो तीन बातें अर्थ के लिए स्पेसिफिक कर रहे हैं। हमने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकाली थी एट इट्स सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो हमने निकाली थी फॉलोइंग द फॉर्मूला, वो क्या थी आपके पास? फॉलोइंग द फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था कि इट्स जी एम। अब यहाँ पे मैं मास ऑफ अर्थ रखने वाला था, एंड सरफेस की बात हो रही तो रेडियस ऑफ अर्थ रखने वाला था। तो मास ऑफ अर्थ इज गिवन, रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय 6.4 टेंस पावर 6 मीटर्स। अक्सर जगहों पे 6.4 टेंस पावर 3 किलोमीटर्स लिखा हुआ था, तो हमें चेंज करना होता है। 6.6 टेंस पावर 24 केजी इज द मास। बेटे ये वैल्यूज जब मैंने पुट की हैं तो मेरे पास वैल्यू हुई है 9.77, ठीक है, विच इज क्वाइट लेसर देन 9.81। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इट इज लेसर देन 9.81। तो वाइट्स 9.81। अब ये वाली सारी चीजें जरा हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जहां पे हम लोगों ने बात छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं, कि मैंने कहा था इन तमाम मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास जो एक अजम्पशन, वो वैल्यू ये है, अजम्पशंस ये हैं कि पहला, हम जितने प्लैनेट्स, मून्स या मासेस की बात कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग देम, सबसे पहला आइसोलेटेड, सेकंड यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म मास। एंड प्लैनेट्स की टर्म्स में अगर बात करूं और अर्थ, मून वगैरह की टर्म्स में बात करूं, तो वी आर कंसिडरिंग देम टू बी कंप्लीट आइडियल स्फीयर। आइडियल स्फीयर किस टर्म में? कि उसका रेडियस एट ईच पॉइंट बराबर होगा। अगर मैं अर्थ के रिस्पेक्ट से बात करूं, तो अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, अर्थ इज स्लाइटली इलिप्टिकल। तो इन दैट केस उसका जो डिस्टेंस होगा एट डिफरेंट पॉइंट इट्स डिफरेंट, ठीक है। इस वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में फर्क आता है। अब इस वाली बात को आज हमने मैथमेटिकली करके देखना है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है आज का, वो चीज समझते हैं। देखिए, दो चीजें समझनी है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, सरफेस इक्वेटर के ऊपर, पोल्स के ऊपर। एंड तीसरा, व्हाट वुड बी द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अगर हम सरफेस से बिलो जाते हैं। इफ आई एम टेकिंग अप द फ्लोर और फिर मैं उसके अंदर जा रहा हूँ, तब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ये अभी तक हम लोगों ने इस पे बात नहीं की। तो ये तीन मेजर हमारे टारगेट्स हैं डिस्कस करने के, एंड फोर्थ वन इज कंबाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलिए, तो अभी हम देख रहे हैं अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब सो सॉरी, मैं बार बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल रहा हूँ, इट्स एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मैंने शायद 3 से 4 दफा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल दिया। हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कर, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ एट इक्वेटर एंड एट पोल्स, ठीक है। अच्छा देखिए, दो बातें समझते हैं क्यों कम है, ठीक है। पहला रीजन, अगर मैं अर्थ को कंप्लीटली स्फेरिकल ही समझता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने अर्थ को कंप्लीटली स्फेरिकल समझा, ठीक है। नाउ लेट्स से कि दिस इज द स्फेयर अर्थ, ठीक है। और
उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऑल्दो के इट्स टिल्टेड, लेकिन हम फिलहाल इसको स्ट्रेट ही बना, ठीक है। तो मैंने कहा ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन रहा, ठीक है। और हमारे पास जो अर्थ है वो कुछ से के इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। ऑब्जेक्ट, एक ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि इक्वेटर के ऊपर मौजूद हो। मैंने कहा लेट्स से कि दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, तो एक ऑब्जेक्ट मेरे पास इक्वेटर के ऊपर मौजूद है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास इक्वेटर के ऊपर मौजूद है, एंड देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट जो कि इक्वेटर पे नहीं है, समवेयर एट अ डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब इन दो ऑब्जेक्ट्स के लिए एक चीज आपने कंसिडर करनी है। देखें, जो ऑब्जेक्ट इक्वेटर के ऊपर मौजूद है वो अर्थ के साथ साथ एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अर्थ का ये वाला सेंटर, ठीक है। तो वो बिल्कुल इस तरह एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अब अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो देखें उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस थी ना, उसमें से एक फोर्स तो टुवर्ड्स द सेंटर था जिसको हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया था, एक फोर्स होगा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, हम जो अपना वेट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हम जो अपना वेट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली द सेंसेशन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। शायद इस चीज को हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के अंदर भी देखा। अब जहां पे हम पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, हम अपना वेट ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जहां पे हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम फील होगा तो हमें लेसर वेट फील होगा। और फॉर एग्जाम्पल हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फील ही नहीं है, ठीक है, तो वो हम वेटलेस फील करेंगे वहां पे। अब वो कौन सी सिचुएशन होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, प्लेटफॉर्म एकदम गिर जाए, मेरे नीचे से एकदम निकल जाए, तो फॉर अ मोमेंट आई फील वेटलेस वहां पे, क्योंकि मैं अपना वेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लग रही होगी। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस लग रही है ना, वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए आपके पास यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, दैट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का सबसे पहली चीज तो आपने समझनी है कि अगर ये गोल दायरे के अंदर घूम रहे हैं तो इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन दे रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे होगा आपके पास वेट माइनस द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। ऐसा क्यों कहा? वेट टुवर्ड्स द सेंटर है और अपोज कर रहा है इसको द रिएक्शन फोर्स, ठीक है, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपके पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो मैं यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक इक्वेशन बना सकता हूँ जो कि ये। अच्छा, सिंस मैंने कहा कि जो मैं वेट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ दैट इज एक्चुअली द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द वेट दैट इज एपरेंट टू मी, ठीक है ना, इसको मैंने डब्ल्यू डैश से शो किया। दिस इज माई एक्चुअल वेट एंड दिस इज द फोर्स सब्ट्रैक्टेड ड्यू टू माई सर्कुलर मोशन, ठीक है। मैं इसको यूं कह देता हूँ कि मैं इसको एम जी डैश लिख रहा हूँ, मैंने इसको एम जी लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। या फिर मैं इसको, क्योंकि मैं वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो मैं इसको एम आर ओमेगा स्क्वायर से कैलकुलेट कर देता हूँ, जरा आसानी हो जाएगी काम में। अब देखिए मैं यहाँ से एक काम ही कर सकता हूँ कि मैं एम कॉमन लेकर के फ्रॉम दी राइट हैंड साइड आई कैन सब्ट्रैक्ट ऑन दी सॉरी कैंसिल आउट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि दी एपरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट दी पोल्स, सॉरी एट द इक्वेटर, वो जी डैश एक्चुअल से थोड़ी सी कम है। एक्चुअल से कम क्यों है?
because a portion of it it's providing the required centripetal acceleration. आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से a fraction is going into centripetal acceleration r omega square. अब वो एक्चुअल वैल्यू आपके पास थी 9.81 माइनस, अब यहां से मैं जो रेडियस है मेरे सर्कुलर पाथ का दैट इज 6.4 10 पावर 6 रेडियस ऑफ द अर्थ आ जाएगा ये, और ओमेगा की जगह मैं क्या लिखूं, ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड 2 पाई अपॉन टी लिखा जा सकता है। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए इट्स 2 पाई, और ये जो एक साइकिल मैं अर्थ के साथ कंप्लीट कर रहा हूँ दैट इज ऑफ 24 आवर्स, तो मैं लिख सकता हूँ 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड्स, सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको स्क्वायर कर देता हूँ। बेटा यहाँ से जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरे पास एपरेंट वैल्यू 9.77 न्यूटन पर केजी आएगी। सो द रीजन वी एक्सपीरियंस अ लेसर फोर्स एट द इक्वेटर वो ये है आपके पास। अच्छा, हमारी ऊपर वाली कैलकुलेशन जो हम लोगों ने की थी उसमें डायरेक्टली 9.77 क्यों आया था, अब देखें हम जो रेडियस ऑफ द अर्थ ले रहे हैं वो रेडियस एट इक्वेटर ले रहे होते हैं, ठीक है ना। द एवरेज वैल्यू ऑफ द सी लेवल वहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू 9.81 जो प्रिसाइज्ड वैल्यू है, जो मल्टीपल आपके पास कैलकुलेशंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से हमें मिली दैट वाज 9.81। एट द इक्वेटर हम रेडियस ले रहे हैं, जो वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे 6.4 का, और हमारे पास वैल्यू 9.77 है। So one reason why the gravitational field strength of the earth at the equator is lesser because a proportion of the force वो हमारे पास ऐसे centripetal force आ रहा है। दूसरा रीजन क्या है जो हम दे सकते हैं, देखें दूसरा रीजन ये है, दूसरा रीजन मैंने कहा था कि अर्थ इज elliptical, ठीक है। अच्छा, अब वो इलिप्टिकल शेप है क्या, इलिप्टिकल शेप इज बहुत ज्यादा इलिप्टिकल तो नहीं है बट लेकिन ये कि मैं सिर्फ ड्रॉ करनी, ठीक है। तो अब आपने एक चीज देखनी है कि अगर मैं यहाँ पे इक्वेटर ड्रॉ करूं तो इक्वेटर मेरे पास एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और पोल्स मेरे पास यहाँ टॉप पर कहीं मौजूद है। अगर मैं एक्सिस भी इसके साथ साथ ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये मेरा एक्सिस हो गया था, ये मेरे पास पोल्स मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब रेडियस जो है अर्थ का फ्रॉम इक्वेटर इट्स डिफरेंट, ठीक है, एंड फ्रॉम पोल्स इट्स डिफरेंट। अगर मैं इक्वेटर से देखूंगा, इक्वेटर से, तो मेरे पास रेडियस ज्यादा आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं, मैंने इसको कहा दिस इज रेडियस फ्रॉम पोल्स एंड दिस इज रेडियस फ्रॉम द इक्वेटर, सही है। अब आपने देखा कि आपके पास द रेडियस एट द इक्वेटर is greater than the radius at the pole due to the elliptical shape। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा, ठीक है। अब सिंस आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला था दैट इज जी एम ओवर आर स्क्वायर, सरफेस की बात हो रही है इसलिए मैंने डायरेक्टली आर लिख दिया, सही है। अब जहां पे आपके पास रेडियस ग्रेटर होगा वहां पे ये डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, जहां डिनोमिनेटर बड़ा होगा वहां पे ये जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर आपके पास कहाँ बड़ा हो रहा है, जब आप रेडियस एट इक्वेटर रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा एंड ये वैल्यू कम हो जाएगी। रेडियस एट पोल्स रखूंगा तो ये डिनोमिनेटर छोटा होगा और ये वैल्यू आपके पास स्लाइटली बड़ी होगी, ठीक है। तो सिंस ऐसा है आपके पास, तो मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट इक्वेटर इज लेसर देन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द पोल्स ऑफ द अर्थ। अच्छा, अब ये सिर्फ अर्थ और अर्थ के इक्वेटर एंड पोल्स की बात नहीं है, मैं किसी भी दूसरे प्लैनेट की बात करूं जिसको मैं बोलूं कि भाई ये कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है, तो इन दैट केस आपके पास आप ये रीजन दे सकते हैं, ठीक है।
तो इस दोनों पॉइंट्स की मैं कंक्लूजन यहाँ लिख देता हूँ। पहला इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट एट द इक्वेटर, a fraction of its weight provides the required FC hence apparent weight is less। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल बन सकता था कि सर अगर किसी दूसरे पॉइंट पे मौजूद है ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है, घूम तो वो तब भी रहे और सेंट्रीपिटल फोर्स तो तब भी उसको मतलब लग रही होगी, तो क्या सिनेरियो है आपके पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए? तो देखें, अब यहाँ पे जो रिलेशन हम फॉलो कर रहे हैं वो एम आर ओमेगा स्क्वायर का फॉलो कर रहे हैं। एम आर ओमेगा स्क्वायर का क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि फॉर एन ऑब्जेक्ट वो इस डिस्टेंस पे मौजूद है, सेंटर से इस डिस्टेंस पे मौजूद है या पोल्स के ऊपर ही मौजूद हो, बेटा उसका जो ओमेगा की वैल्यू होगी ना वो सेम है इन तीनों, तमाम ऑब्जेक्ट से जो इधर 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 बैठे हुए, ओमेगा की वैल्यू इन सबके लिए सेम है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू इसलिए सेम है क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन, अर्थ का एनुअल स्पीड होगा वो ही इनका होगा। अब अगर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट की बात करूं, जो कि मैंने कहा कि लेट्स से कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट था जो कि इस तरफ मौजूद था, ठीक है, तो ये सारी मैथमेटिक्स उसके लिए भी वैलिड है, लेकिन एक छोटी सी बात ये कि उसका जो रेडियस है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस क्योंकि आपके पास कम है, तो आपके पास रिक्वायर्ड एफ सी भी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट एट द इक्वेटर। अब अगर ये वैल्यू आपके पास कम हो चुकी हुई है तो इसमें से बहुत बड़ा फ्रैक्शन नहीं डिडक्ट हो रहा, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड करंट कुड बी एक्सपीरियंस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो इक्वेटर के ऊपर है। ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती चली जा रही है, तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? हमें पोल्स के ऊपर मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये सरफेस की बात होगी। ठीक है, दूसरा रीजन हमने क्या दिया था? दूसरा रीजन इसी के नीचे लिख देता हूं। दूसरा रीजन हमने दिया था, दूसरा रीजन हमने दिया था ए सेंस द अर्थ इज elliptical, radius at equator is greater than the radius at the poles। ठीक है, हेंस मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द इक्वेटर इज लेसर देन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द पोल। तो ये दो रीजन है हमारे पास जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सरफेस ऑन द अर्थ। पहला रीजन ड्यू टू द डिफरेंस इन द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन रेडियस, एंड दूसरा है ड्यू टू द डिफरेंस रेडियस ऑफ द पोल्स एंड द इक्वेटर हमारे पास। ठीक है, चले, आई होप यहाँ तक चीजें सेंस बना रही होंगी, यहाँ तक चीजें आसान भी होंगी। ठीक है, अब एक मजेदार सी चीज डिस्कस करते हैं कि ये जितनी सारी बातें की हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड, आज अभी तो हम सरफेस के ऊपर ही बात कर रहे थे कि सरफेस पे वेरिएशंस किस तरह होंगी।
कल हम लोगों ने बात की थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि बियॉन्ड द सरफेस, अवे फ्रॉम द सरफेस जा रहा हूँ तो उसकी वेरिएशन क्या होगी, व्हाट वुड हैपन टू द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब अगर मैं बिलो दी सरफेस जा रहा हूँ, हम जाते तो हैं बिलो दी सरफेस और वहां पे अभी भी हम पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लग रही होती है, हम फ्लाई तो नहीं करते हैं, तो व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जब हम बिलो दी सरफेस जा रहे हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद फिर फाइनल इसका कंक्लूडिंग ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बिलो द सरफेस, ठीक है। तो सिचुएशन है इसके, हम बात कर रहे हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्रेजेंट समवेयर below the surface of a planet of the earth of any source mass। ठीक है, तो मैंने कहा लेट्स से कि ये हमारे पास सिचुएशन है जिसके अंदर मैंने कहा कि हम इसको पहले रेडियस मार्क कर दें। मैंने कहा दिस इज द रेडियस, और फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ यहाँ मौजूद है, इस लेयर के ऊपर, वो बिलो द सरफेस इस लेयर के ऊपर मौजूद। ठीक है, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट्स क्वाइट डिफरेंट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी वो हम लोगों ने एनालाइज किया। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है और इसको मैंने कहा था ये रेडियस। ठीक है, अच्छा, एंड दिस इज डिस्टेंस आर। चलो, अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो हमारे पास फॉर्मूला है वहां से लेकर के चलते हैं, बात स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले दो अजम्पशंस लेंगे। ठीक है ना, टोटली ये अजम्पशंस हैं, प्रैक्टिकली थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, अजम्पशंस हमारी क्या है फॉर दिस डेरिवेशंस, हमारी दो अजम्पशंस ये हैं। पहला कि हम अर्थ को या किसी भी प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, तो मैं सोर्स मास लिख देता हूं। मैंने कहा सोर्स मास इज अ परफेक्ट स्फीयर। ये पहली बात हमने लिखी। ठीक है, दूसरी बात हम लिख रहे हैं सोर्स मास एज अ यूनिफॉर्म डेंसिटी। अब आप ये सोचेंगे कि यूनिफॉर्म डेंसिटी का यहाँ पे क्या जिक्र है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है डेंसिटी बीइंग यूनिफॉर्म इन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या फिर तमाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में। ये यूनिफॉर्म होना इस बात का वो हमारा अजम्पशन था जो हमने इसको टेस्ट पॉइंट मास से कंपेयर किया था कि हमने कहा सेंटर पे एक्ट कर रहा है। तो देखिए अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और होगा और जो फोर्स लग रही होगी वो सेंटर में नहीं लग रही होगी, कहीं और लग रही होगी, तो हमारी सारी कैलकुलेशन आउट हो जाएगी। ठीक है, चले अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो सबसे पहले तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं मास को लिख सकता हूँ the density of the entire planet and volume। ठीक है, तो यूनिट यूनिफॉर्म डेंसिटी अज्यूम करने से ये फायदा हुआ कि मैंने इसको इस तरह वो कर लिया, अज्यूम कर लिया। और फिर मैं वॉल्यूम को भी रिप्लेस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको यूनिफॉर्म स्फीयर कंसीडर किया था, तो मैंने कहा था वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ 4/3 बाय आर क्यूब। ठीक है ना, तो ये आर वुड बी द रेडियस अल्टीमेटली। सही है,
अगर यूनिफॉर्म स्फेयर ना होता तो ये कंसिडर नहीं किया जा सकता था, यूनिफॉर्म डेंसिटी ना होती तो ये कंसिडर नहीं किया जा सकता था। इन दोनों चीजों को मतलब v को उठा करके यहाँ लिखेंगे और इसको उठा करके यहाँ लिखेंगे, तो अब आपके पास जो कंबाइंड इसका शक्ल बन के नजर आएगी वो कुछ इस टाइप की होगी। मैं g एज इट इज लिखूंगा, मास की जगह मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखना है, और वॉल्यूम की जगह मैंने लिखना है 4/3 बाय आर क्यू। ठीक है, ये एक तरफ था, और आपके पास इस न्यू डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, आर स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ये रहेगी कि ये आर स्क्वायर और यहाँ से जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक आर बचेगा, और ये सब कुछ आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, ये 4 रो एंड 4/3 का ये सब जो है ना आपके पास कांस्टेंट है। तो मैं इसको पहले रीफ्रेश करके लिख दूं, मैंने कहा जी हमने लिखा 4/3 कैपिटल जी डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट और द मास एंड बाय, ये सब कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपके पास आर। सिंस ये सब कांस्टेंट है तो अब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड दिस थिंग इज वैलिड विद इन दी मास। हमें कैसे पता कि दिस इज वैलिड विद इन दी मास? मतलब एक कंक्लूजन नहीं हो सकती कि सर यहाँ पर ऐसी अभी तक कोई बात नहीं हुई कि ये विद इन दी मास की बात हो रही है। तो देखिए ये बिल्कुल विद इन दी मास की बात हो रही है। रीजन ये है कि हमने इसका जो हम है इसके मास और इसको कंपेयर करना है बाय वेरिएशन ऑफ दिस दिस रेडियस, वी आर एक्चुअली वेरिंग द मास। क्यों? जब मैं इस पॉइंट पर मौजूद होऊंगा तो मेरे पास ये वाला जो मास है ये तो एक्ट कर नहीं रहा। ठीक है, मैं टुवर्ड्स द सेंटर निकाल रहा हूँ, मतलब एक्चुअली तो एक्ट कर रहा है लेकिन ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सिचुएशन देखिएगा, अगर मैं इस जगह मौजूद हूँ लेट्स, तो ये जो स्मॉलर मास है ये मुझे इस तरफ पुल कर रहा होगा, और ये जो ग्रेटर मास है ये मुझे इस तरफ पुल कर रहा होगा। ओवरऑल जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी दैट वुड बी लेसर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सरफेस, बिकॉज इसमें से ये वाला हिस्सा जो है वो एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगा। ठीक है, इस वजह से मैंने कहा वी आर एक्चुअली वेरिंग द मास बाय चेंजिंग बाय इंक्लूडिंग दिस रेडियस इन द कैलकुलेशन। तो ये आपके पास रहा बिलो द सरफेस का। तो आप लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ gravitational field strength is directly proportional to the distance from the center for values of r lesser than radius। ठीक है, तो याद रहे मैं बार बार बता रहा था कि जो आपके पास स्मॉल आर है दिस इज दी आपके पास डिस्टेंस एंड कैपिटल आर इज द रेडियस। ठीक है, अब मैंने कहा था इसका फाइनल कंक्लूडिंग ग्राफ देखो किस तरह बनेगा। ठीक है, अब ग्राफ बना रहे हैं दो तरीके से इसके ग्राफ बनेंगे, एक जो हम बना चुके हुए हैं बना रहे हैं जी वर्सेस आर ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे अब जो इन दो ग्राफ्स की वेरिएशंस है ना वो वेक्टर क्वांटिटी वाली डी है। सिंस मैंने कहा था कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और अब यहाँ पे आपके पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अप डाउन लेफ्ट राइट नहीं रहा। सही है ना? अब आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनसाइड या आउटसाइड, मतलब इनटू द सेंटर और आउट ऑफ द सेंटर। आप बिगर स्केल के ऊपर आ चुके हैं, आप अर्थ से बाहर खड़े हैं इसका। ठीक है ना? तो इन दैट केस आपके पास इनवर्ट्स तो हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो पहला जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, पहला जो मैं ग्राफ बना रहा हूं
वो मैं इनवर्ट्स को पॉजिटिव कंसिडर रखते हुए बना रहा हूँ, और टेक्निकली इनवर्ट्स नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएशंस आप पेपर के अंदर देखेंगे ग्राफ की। मैंने कहा दिस इज द वैल्यू ऑफ जी plotted on y axis of the graph. This is the value of distance plotted on the x axis of the graph. ठीक है, यहाँ पे हमने g प्लॉट किया था, यहाँ पे हमने r प्लॉट किया था। अब मैं एक मार्क यहाँ पे बना रहा हूँ फॉर दी रेडियस, सेपरेटर बना रहा हूँ क्योंकि रेडियस से पहले और रेडियस के बाद में सिचुएशन डिफरेंट है। ठीक है, ये आपके पास रेडियस मार्क आ गया ऑफ द प्लैनेट ऑफ द मास। ठीक है, बिलो द रेडियस, बिलो द रेडियस आपके पास रिलेशन डायरेक्ट है। So let's say this is the maximum value, तो below the radius it's a direct relation like this. ठीक है, and above the radius, beyond the radius जो हमने रिलेशन पढ़ा था वो इनवर्स टू एंड। So this is the practical graph, complete graph of the gravitational field strength. अच्छा, टेक्स्ट बुक्स वगैरह के अंदर जब आप इसको देखोगे, आप उसके अंदर ना एक वेरिएशन देखेंगे। ठीक है, वो वेरिएशन आप क्या देखेंगे कि आप ये देखेंगे कि ये तो चले ऐसे ही बना हुआ था। ठीक है, ये ऐसे ही बना हुआ था। अच्छा, ये वाला जो ग्राफ है ये किस तरह बना हुआ होगा, मतलब बिलो दी सरफेस वाला रिलेशन यही है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड उसको वो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ। ठीक है, अब वो डॉटेड लाइन से क्यों शो करता है, बाज़ औक़ात इस वजह से। देखिए, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये बिल्कुल सेंटर पे जाकर के जीरो हो रहा है, ये मेरी बिल्कुल एक आइडियल कैलकुलेटेड बात है। प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं ये कह दूं कि प्रैक्टिकली सेंटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी अनडिफाइंड, तो प्रैक्टिकली आई एम राइट। सही है। अब ऐसा क्या मतलब है कि अगर मैं किसी भी स्फेयर के सेंटर में मौजूद हूँ तो कैलकुलेशन ये कहती है कि जितनी फोर्सेस ऊपर से लग रही होंगी उतनी फोर्सेस नीचे से लग रही होंगी, जितनी लेफ्ट पे लग रही होती राइट पे लग रही होंगी मुझे फोर्सेस। ठीक है, डायरेक्शन जरा उल्टे हो गए, लेकिन आपके पास नेट फोर्स क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड इट्स यूजुअली अनडिफाइंड। तो हम आइडियली इसको ब्लॉक लाइन बना लेते हैं, लेकिन कहीं टेक्स्ट बुक में रेफरेंसेस के अंदर अगर आप डॉटेड लाइन देखें तो उसे घबराए नहीं, वो एक अनडिफाइंड वर्जन को बता रहे हैं कि हमने स्टैंडर्ड बनाया है। प्रैक्टिकली इस ग्राफ को किस तरह बनाना चाहिए हम लोगों को, मतलब रियलिस्टिकली, कि हम ये चीज़ ना भूलें कि आपके पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी तो हमें इनवर्ट्स नेगेटिव लेने होते हैं। ये कंफ्यूजन इनवर्ट्स आउटवर्ड्स नेगेटिव पॉजिटिव की यहाँ तो शायद ना हो जाए कि अगर मैं इनवर्ट्स को पॉजिटिव लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, तो वहां पे हमारे पास इनवर्ट फील्ड्स भी हैं, आउटवर्ड फोर्सेस भी लग रही हैं, तो वहां पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव का फर्क वाज़ेह होता है। तो इसलिए इस बात को यहीं से वाज़ेह करते हुए चलते हैं कि हमने इसको कंसिडर किया था इनवर्ट पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअली इनवर्ट्स नेगेटिव होता। इट वुड मेक सेंस अगर आप रिकॉल करो अपने ओ लेवल्स का नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस की फील्ड लाइंस इनवर्ट्स होती। चलेंगे। अच्छा, अब इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, तो ग्राफ जल्दी से अब मैं बना लूंगा क्योंकि ग्राफ को हम समझ तो चुके हैं। मैंने कहा लेट्स से कि दिस आर माय एक्सिस, अब मेरे एक्सिस नेगेटिव में आ चुके हैं। ठीक है, ये मेरे पास डिस्टेंस हो चुका हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस रहेगा पॉजिटिव के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू तमाम नेगेटिव के अंदर चली गई क्योंकि दे आर वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कहा इसी तरह ये आपके पास सरफेस की लाइन बन गई थी, बिलो दी सरफेस क्या सिचुएशन थी, वो कुछ ये थी, अबव दी सरफेस सॉरी बिलो दी सरफेस आपके पास। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो आपको इस तरह भी मिल सकता है और ये ग्राफ आपको इस तरह भी मिल सकता है। इन दोनों ग्राफ में फर्क ये है कि यहाँ पे इसके इनवर्ट्स को पॉजिटिव कंसिडर किया गया, यहाँ पे इसके इनवर्ट्स को नेगेटिव कंसिडर किया। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड वे, लेकिन ग्रेविटेशन के सवाल में बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोनों चीजें।
So these are gravitational field strength की value on the surface of the earth in different locations below the surface of the earth. ठीक है, अब बात करते हैं कि हम जो हमेशा कहते हैं कि हम आइसोलेटेड कंसिडर कर रहे हैं, आइसोलेटेड कंसिडर कर रहे हैं, प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जो हमारे पास मासेस हैं आइसोलेटेड नहीं है। अर्थ इज नॉट आइसोलेटेड या डिफरेंट पोजीशंस आर नॉट डिफरेंट। आपके पास मून हो गया या डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, दे आर नॉट आइसोलेटेड। इनकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वसअत है, इनकी जो रेंज है वो इतनी बड़ी है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में मून लाया कर रहा है। समहाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। अगर नहीं करेगा तो भाई इन लोग एक दूसरे के ऊपर फोर्स किस तरह लगा रहे हैं? फिर तो बिल्कुल आजाद घूम रहे होंगे। अगर आप देखें तो एवरी प्लैनेट इज किसी ना किसी तरह लिंक हुआ है ना। ठीक है, मून इसके साथ अर्थ के साथ लिंक्ड है, तो इसका मतलब ये कि मून जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है एंड मून की अपनी भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। उस मास का क्या होगा जो सेंटर में मौजूद है? उस मास के बारे में क्या कहेंगे? उस पे कौन सी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लग रही होगी? अर्थ की लग रही होगी या मून की लग रही होगी? जबकि वो मून और अर्थ के दरमियान मौजूद है। तो करेक्ट आंसर जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है वो ये है कि दोनों की लगी हुई है। जिस तरह हम लोगों ने नेट फोर्सेस पढ़ी हैं, बचपन से पढ़ते हुए जा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लगती हैं और हम नेट फोर्स निकाल रहे होते हैं। हम लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा था, बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स की एग्जांपल देते थे। एक ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट एंड राइट पे फोर्स लग रही होती थी और नेट फोर्स निकालते थे सब्ट्रैक्ट करके। तो एनी ऑब्जेक्ट दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द लाइन जॉइनिंग the centers of the earth and moon or center of a mass 1 and mass 2 different masses, उसके ऊपर एक कंबाइंड फील्ड स्ट्रेंथ लग रही होगी। वो कंबाइंड फील्ड स्ट्रेंथ क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इसके ग्राफ तक ना भी पहुंच पाया तो सिर्फ कंबाइंड फील्ड स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको ग्राफिकली समझेंगे और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके। तो हम देख रहे हैं कंबाइंड फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ज्यादातर मेरी एग्जांपल्स में बातों में मून और अर्थ आ रहा होगा ताकि आप रिलेट कर पाए। लेकिन ये ना समझिएगा कि सारी बातें सिर्फ अर्थ और मून के लिए हैं, दो मासेस के लिए। ठीक है, अब वो दो मासेस कोई से भी। तो सबसे पहले मैंने कहा देयर वर टू डिफरेंट मासेस। ठीक है, एक मास मैं इधर बना देता हूँ, ये है। ठीक है, और एक दूसरा मास हम इधर बना लेते हैं। थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ मुझे चीज एक्सप्लेन करें। नाउ लेट्स से कि इनकी जो सेंटर टू सेंटर वाली लाइन है आपके पास ये मौजूद, राइट? अब फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्रेजेंट समवेयर इन बिटवीन द टू मासेस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह मौजूद है, तो यहाँ पर वो दो फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा दिस इज लेट्स से m1 द कैपिटल M एंड दिस इज m2 द स्मॉलर m। ठीक है, आप अर्थ एंड मून भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एट दिस पॉइंट उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होंगी एंड ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ masses, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। ठीक है, अपरेंटली आपके पास m1 इज ए ग्रेटर मास। तो इस पोजीशन जो इस वक्त मैंने शो कर रखी हुई है, यहाँ पर मैं ये अज्यूम करूंगा, अज्यूम क्या परफेक्टली बात ये है कि F1 फ्रॉम दी फोर्स 1 वो बड़ी होगी आपके पास, और जो दूसरी फोर्स है उसको डिफरेंट कलर से शो कर देते ताकि हाईलाइटेड बात रहे, वो छोटी होगी। ठीक है, तो वो फोर्स आपके पास एक स्मॉलर वैल्यू रखती है। मैंने कहा दिस इज F1, दिस इज F2 फ्रॉम मास 2। एट दिस स्पेसिफिक पोजीशन आपके पास F1
is much much larger than F2, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है कोई छोटा मोटा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो इस हिसाब से मैंने कहा दिस इज मच मच लार्जर। अगर मैं सरफेस के ऊपर आ जाता हूँ तो ये बड़ी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और F2 जो होगी, मैं ये नहीं कह सकता कि F2 नहीं होगी, F2 होगा, लेकिन बहुत ही कोई नेग्लिजिबल सी वैल्यू होगी। मतलब इस वक्त भी हमारे ऊपर मून का ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट है, लेकिन वो इफेक्ट बहुत कम है, ठीक है। एंड देयर इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल जहां पे हम मून की ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट अर्थ में विजुअली देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता हो तो वो अभी आप मुझे बताओ, वरना मैं आपको इस टॉपिक के एंड में बताऊंगा कि देयर इज अ बिग फिनोमेना गोइंग इन द अर्थ, जिसका मेजर रीजन है अर्थ की मून की ग्रेविटेशनल फील्ड। सो वो इस बात का प्रूफ है कि even on the surface of the earth moon की gravitational field strength is still acting on us, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट पे थोड़ा सा आगे आ गया, द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग बिटवीन द सरफेस बिटवीन द सेंटर टू सेंटर लाइन, सेंटर टू सेंटर वाली जो मून और अर्थ वाली है वहां पे, तो यहाँ पे अब देखिए ये जो M1 है, F1 है, इसकी फोर्स सडनली डिक्रीज होगी, स्लाइटली डिक्रीज होगी, और ये जो आपके पास F2 है ये स्लाइटली इंक्रीज होगी। रीजन डिक्रीज एंड इंक्रीज का, रीजन डिक्रीज अच्छे बराबर नहीं है इस वक्त, आपके पास स्टिल F1 इज ग्रेटर, ठीक है, स्टिल F1 इज ग्रेटर। रीजन क्या है आपके पास इसका? रीजन ये है कि देखें आप M1 से दूर जा रहे हैं, तो M1 का जो फोर्स है वो आपके पास डिक्रीज होता चला जा रहा है, और M1 की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती चली जा रही है, और M2 के नजदीक जाते चले जा रहे हैं, तो M2 जो फोर्स लगा रहे हैं वो बढ़ती चली जा रही है, और M2 की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो आपके पास बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, हम लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट present at the line joining the two masses experiences oppositely directed forces oppositely directed forces from both masses, ठीक है। तो एट दैट पॉइंट it experiences a resultant force and a resultant, या फिर हम इसे कंबाइन का वर्ड भी दे देते हैं, कंबाइन फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंबाइंड फील्ड स्ट्रेंथ या कंबाइंड फोर्स है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है विद द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ से अर्थ से मून की तरफ सफर कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है इसकी वैल्यू जो होगी वो चेंज हो रही होगी, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई ये लाइन क्यों आ रही है इस चैप्टर के अंदर, पिछले चैप्टर में बिल्कुल नहीं आई थी, पिछली क्लास में भी आई थी, इस क्लास में भी आ गई है, ठीक है, और ये पर जाती नहीं है, ये बदल क्या मजा है कि जाती नहीं है, चले। अच्छा, क्या आपको लगता है, ये एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ ट्रैवल करता हुआ जा रहा हूँ, तो एक पॉइंट ऐसा आ सकता है ना जहां पे इसकी फोर्स बढ़ते बढ़ते एंड इसकी फोर्स कम होते होते बराबर हो जाए, ठीक है।
ऐसा पॉइंट आना चाहिए। देखें अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा हूँ तो इसकी फोर्स बढ़ते चली आ रही है और इसकी फोर्स कम होती चली आ रही है। एक पॉइंट ऐसा आता होगा और आना चाहिए जहां पे एक फोर्स बढ़ते बढ़ते और एक फोर्स कम होते 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 दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। आएगा, लेट्स से कि ये वो पॉइंट, ठीक है। अगर कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है, और बिल्कुल करता है, तो यहां पे मैंने कहा एट दिस पॉइंट मैंने कहा F1 और F2 बराबर हो जाते। मैं ये भी कह सकता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ टू, वन और टू की बराबर हो जाएगी। तो हम जो रिजल्टेंट निकाल रहे थे, हम जो रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे थे वो किस तरह निकाल रहे थे? हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे थे F1 माइनस F2। हम रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे थे G1 माइनस G2। तो इस फिनोमेना के हिसाब से एट दिस पोजीशन X, एट X अगर मैंने कहा F1 और F2 बराबर है तो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी जीरो हो गई, और जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, वो भी जीरो हो गई। एंड इस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। इस पॉइंट को हम रेफर कर रहे हैं नल पॉइंट। तो व्हाट इज अ नल पॉइंट? Null point is the point in the line joining the center of the two masses where the gravitational field strength of both the masses are equal and opposite. The resultant gravitational field strength becomes zero. उस पॉइंट को आप नल पॉइंट का नाम दे रहे हैं। नल पॉइंट पर दोनों फोर्सेस लग रही है लेकिन बराबर है, तो मैं कहीं से खिंचाव फील नहीं कर रहा हूं। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर मौजूद हूं, तसव्वुर कीजिएगा, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर मौजूद हूं, मुझ पर ग्रेटर फोर्स लग रही है M1 की, तो आई विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स M1। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर मौजूद हूं तो मेरे ऊपर ग्रेटर फोर्स लग रही होगी M2 की, क्योंकि बियॉन्ड दिस पॉइंट F1 तो छोटी होती चली आ रही है, F1 बढ़ती चली आ रही है। तो बियॉन्ड दिस नल पॉइंट M2 की जो फोर्स है वो ग्रेटर हो जाएगी, M1 की फोर्स कम हो जाएगी, एंड नाउ आई एक्सेलरेट टुवर्ड्स M2, ठीक है। लेकिन एट नल पॉइंट आइडियली अगर मैं नल पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं तो आई वोंट एक्सेलरेट नीदर टुवर्ड अर्थ नॉट टुवर्ड्स मून, तो मैं बीच में खड़ा हूं। रीजन क्या है? दोनों फोर्सेस क्या है मेरे ऊपर? बराबर है, कंसीडरिंग मून एंड अर्थ टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर थिंग, ठीक है। तो सबसे पहले नल पॉइंट को डिस्कस करेंगे, लिख लेंगे। नल पॉइंट को लिख करके इस लेक्चर को यहाँ पे हम एंड करेंगे। अगली क्लास में इस कंबाइंड फील्ड का ग्राफ बनाएंगे और कैलकुलेशंस करेंगे। इसका ग्राफ भी बहुत मजेदार बनता है आपके पास। तो नल पॉइंट क्या है, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था कंबाइंड का आपको समझ में आया होगा। मतलब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। नल पॉइंट, नल पॉइंट क्या है? अ पॉइंट on the line joining the center of the two masses where gravitational field strength due to both masses are equal and opposite. ठीक है, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो। ठीक है, चले अब थोड़ी सी और बात है जिसको मैं आज नहीं करूंगा, मतलब जल्दी जल्दी में हो जाएंगी, फिर समझ नहीं आएंगी। वो बातें क्या है, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी क्लोजर टू द स्मॉलर मास। रीजन ये है कि इसका फील्ड रीजन बड़ा होगा, इसका फील्ड रीजन छोटा होगा।
अगर ये दोनों masses इक्वल होंगे तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वुड लाई इन द एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर, अगर ये दोनों masses इक्वल है। लेट्स से दिस इज द बिगर मास, तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कुछ यहाँ होगा। कल इन्हीं बातों को, नेक्स्ट क्लास में इन्हीं बातों को हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे, और फिर यहाँ पे कुछ और बातें समझनी है, वो फिर वो क्लास डिटेल हो जाएगी। तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द कंबाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ड्राइंग इट्स ग्राफ्स एंड इट्स कैलकुलेशन। सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।